बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM में आज ऋषि कृषि श्रृंखला के तहत हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर बैजनाथ सिंह जी को। आप मूलतः गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के गोपलापुर गांव के रहने वाले हैं। ऋषि कृषि श्रृंखला में हमारे किसान भाई समय समय पे खेती की जो आधुनिकतम विधाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है। तो प्रोफेसर बैजनाथ सिंह साहब लंबे समय से कृषि विभाग में अपनी सेवाएं आपने दी हैं और अनुसंधान के काम से आपका विशेष रूप से जुड़ाव रहा है। तो डॉक्टर साहब का मैं अपने स्टूडियो में लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में आपको बता दूं कि ये BSc MSc AG कानपुर से आपने किया और पूसा इंस्टीट्यूट से आपने जेनेटिक्स में आपने PhD की है और विलसा कृषि विश्वविद्यालय रांची झारखंड में आप निदेशक अनुसंधान के पद से सेवानिवृत्त हैं। इसके पहले आप राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में भी डायरेक्टर के पद पर रहे हैं। 10 साल आप पश्चिमी अफ्रीका में रहे, 3 साल फिलीपींस में आपने अपनी सेवाएं दी। इसके पहले 13 साल तक आप पूसा में रह चुके हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय में आप 4 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब का अपनी मिट्टी से जुड़ाव बना हुआ है। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि आपने सोनबरसा, जो गोरखपुर में सोनबरसा जगह है, उसके पास एक गांव है गौनर उसराहा, उसमें आपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र खोला है। किसान भाइयों को ये समय समय पे फ्री बीज भी उपलब्ध कराते हैं। ख़ास तौर से आपका धान पे भी रिसर्च है और गेहूं और सब्जियों में लौकी पे भी आपने काफ़ी काम किया है। तो आज बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आज चर्चा किस बात पे की जाए। हम एक एक करके कई सारे बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। चूँकि इस समय धान का सीज़न चल रहा है, आपने काला नमक पर भी काम किया है। काला नमक पे आपका पूसा से टाई अप है, तो उसके बारे में भी बातचीत होगी। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप चूँकि गोरखपुर की मिट्टी से ही उपज हैं और यहाँ से निकल कर के आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इस मिट्टी से लगाव बना हुआ है और आपने यहाँ आकर के जो रिसर्च का अपना काम अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो पूर्वांचल में हमारे जो किसान भाई हैं, जो अभी तक की जो परंपरागत खेती है धान गेहूँ, अक्सर ये किसान कहता है कि जो हमारी लागत लगती है उसके हिसाब से हमको उत्पादन नहीं मिलता है। कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी। तो आपका जो रिसर्च है, मुझे लगता है कि उसमें आपने इन बिंदुओं को भी शामिल किया होगा कि जो इलाके जहाँ बाढ़ से समस्या रहती है या ऐसे इलाके जहाँ सूखा पड़ जाता है, तो बाढ़ और सूखा की विभीषिका झेल रहा किसान कैसे इससे पार पाए और इसके लिए आपके रिसर्च में क्या नई बातें आई हैं, इस पर थोड़ा फोकस करें आप। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मैंने ये संस्थान जो हमारा ट्रस्ट है जी, इसको 2012-13 में एस्टेब्लिश किया था और तो हमने सोचा कि पहले क्या काम इस पर किया जाए जो कि इस क्षेत्र में और पूर्वी जो हमारा प्रक्षेत्र पूर्वी जो ज़िले हैं यहाँ से लेकर के और जो पश्चिमी बंगाल, असम, तो इनमें बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या थी जी।
और फॉर्चुनेटली फिलीपींस के कोलाब्रेशन से एक वैरायटी निकली थी स्वर्णा सबोन। जी और स्वर्णा सबोन में क्या है कि एक जीन होता है सबमर्जेंस का, जी जो कि 15 दिन यदि वो पानी में डूब जाए, चाहे उसके ऊपर जो है 2 फीट 4 फीट 5 फीट पानी हो, और जब पानी निकल जाएगा तो फिर उसके पौधे जो हरे हो जाते हैं। तो हम 2009 में इस बीज को मंगा करके फिलीपींस से, और ये बीज मसौदा जो अनुसंधान केंद्र है फैजाबाद का, अब तो अयोध्या हो गया है, और कटक जो हम जहाँ पर मैं डायरेक्टर भी था, जी तो वहाँ पर ये वैरायटी जो है अनुशंसित की गई कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो है स्वर्णा सबोन लगाया जाए। तो उसका बीज मंगा करके, और हमारा जो फार्म है 12 एकड़ का फार्म है, वहाँ पे हमारा फार्म हाउस है, अनुसंधान केंद्र में रहने की सुविधा है, हम वहाँ रहते भी हैं। अभी पिछले 1 महीने मैं वहीं था जब धान की रोपाई चल रही थी। तो वहाँ से बीज मंगा करके हमने मल्टीप्लाई किया, और मैं 5 जिलों में मुख्यतः काम शुरू किया था। कुशीनगर है, देवरिया है, गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर है, और ये 5 जिलों में मैं गाड़ी से बीज ले जा करके और पता करता था कहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, और फिर वहाँ मैं उनको फ्री में बीज देता था। जी और फिर किसानों के यहाँ जो है उसको देखता था कि बाढ़ आई और बाढ़ के बाद कौन सी वैरायटी बची। तो उसके अगले साल किसानों ने कहा साहब इसका जो चावल है थोड़ा मोटा है, हम लोगों को संभा वाली वैरायटी चाहिए। जी तो मैंने फिलीपींस से फिर जो है उसका संभा सबोन वैरायटी मंगाई, और भी कई वैरायटीज़ बिना धान 11 वगैरह था, वो वहाँ से मंगा करके उन्होंने हमको प्रोजेक्ट भी दिया किसानों के यहाँ टेस्ट कर। उन्होंने देखा कि हम अपने पैसे से कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रोजेक्ट भी दिया, और फिर हम इन 5 जिलों में जा कर के वैरायटी टेस्ट करते थे कि कौन सी वैरायटी बढ़िया है, कौन सी वैरायटी किसान लाइक करता है। तो 4-5 वैरायटी के बाद हमने देखा कि किसानों का जो सिलेक्शन है वैरायटी का, एक जंगल अकटहा गांव है रुद्रपुर के पास, जी वहाँ पे मधने नाला का पानी जो है फैल जाता है पूरा, और बारिश में जो है, तो वहाँ पर हम किसानों ने क्या किया कि हमने कई वैरायटी दिया था, और फिर हम वहाँ गए तो उन्होंने उसमें 15 दिन डूबा था वो। पिछले कई सालों में हमने देखा कि 25 दिन तक डूब जाता है, तो 25 दिन डूबने में तो कोई वैरायटी नहीं सर्वाइव करती है। जी लेकिन ये जो वैरायटी है सबोन वाली, अभी इस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि जब 25 दिन बाढ़ में डूबी रहे तो कौन सी वैरायटी सर्वाइव कर रही है। उसके लिए जो एडिशनल जीन है सबोन के अलावा हम लोग देख रहे हैं, QTL भी है, कि यदि उनको ऐड किया जाए तो 25 दिन तक यदि वो पानी में डूबा रहे तो वो सर्वाइव करेगा। लेकिन 15 दिन तक के लिए हमारे पास वैरायटी है, और जो संभा सबोन वैरायटी है उसको उन लोगों ने लाइक किया। उसका चावल खाने में संभा मसूरी जैसा है, और किसानों ने कहा साहब बाकी वैरायटी भी बढ़िया है, लेकिन हम लोग इस वैरायटी को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये खाने में बढ़िया है, और शादी ब्याह में भी हम लोग इस संभा को जब देते हैं तो हमको बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है। तो फिर हमने संभा सबोन का जो है बीज उत्पादन शुरू किया, और अभी हम अपने फार्म में इसका बीज की इतनी डिमांड है कि कुशीनगर बहुत किसानों को जिनको पता है, और बहुत सारे डीलर्स हैं जो कि कुशीनगर और अन्य जगहों पे है, वो भी बीज ले जाते हैं और फिर किसानों के यहाँ वो बीज बांटते हैं। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपना नंबर भी किसानों को बता दें कि किसान आपसे सीधा कांटेक्ट भी कर सके। हमारा मोबाइल नंबर है 8953655476। जी तो ये आप नंबर रहेगा। आपने बताया कि मैंने धान के ऊपर भी खास तौर से काम किया। हाँ, मैं पिछले 50 साल से, जब मैं पंतनगर में 1975 में ज्वाइन किया जी, PhD में, तो मैं मक्के में काम किया, लेकिन जब वहाँ ज्वाइन किया तो राइस में पोस्ट खाली थी। डॉक्टर JS नंदा हमारे प्रोफेसर हेड थे, उन्होंने कहा भाई मक्के में तो जगह नहीं है, लेकिन धान में जगह है, जब धान में काम करना चाहो तो करो। तो मैं पिछले करीब 50 साल से, 50 क्या 54 साल हो गए, और मैं धान में ही काम कर रहा हूँ। उसकी जो नई नई प्रजातियाँ हैं, कैसे जो नई टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी आजकल आ गया है, तो उससे हम कैसे नई किस्में बनाएं। आजकल एक जीनोटाइपिंग आ गया है,
जी। कि उसकी पूरी जीनोटाइप हमको पता लग जाती है और कि उस वैरायटी में कौन कौन से जीन हैं। उसका पत्ती में सैंपल काट करके फिर यहाँ से हम लोग हैदराबाद भेजते हैं। हैदराबाद में फिर डीएनए क्लीन करके वो ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनके पास जो मशीन है तो उसमें पूरा उसका डीएनए प्रोफाइल पता लग जाता है कि कौन कौन से जीन हैं और फिर हम लोगों को वो डेटा मिलता है। तो हम लोग उसके बेसिस पे फिर वैरायटी का सिलेक्शन करके कि इनमें कौन कौन सा जीन है फिर फर्दर हम लोग प्रमोट करते हैं। ये जो पूर्वांचल है, जैसे गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, इनके ज़िलों में जो धान किसान लगा रहे हैं वो धान कितना उनके लिए, एक देखिए तो अभी पिछले वर्ष जो है 2023 में जी जो हमने बताया कि IRI के कोलैबोरेशन में हमने एक बौना काला नमक की प्रजाति डेवलप किया है और अब उसका हम बीज उत्पादन भी कर रहे हैं। वो उसका नाम दिया गया पूसा CRD KN2, पूसा CRD KN2 और इसके इस नाम से नोटिफाई हो गई है। और इसमें जो सबसे खासियत है कि पहले संबा मसूरी किसान लाइक करता था खाने में, लेकिन ये इसका चावल जो है संबा मसूरी से भी बढ़िया है और इसमें एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब जब आप खाते हैं तो उसके 2 घंटे बाद वो बॉडी में शुगर मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मतलब जो बासमती है या जो संबा मसूरी है उससे कम होता है। बासमती का तो 70 होता है, संबा मसूरी का 60 होता है और इसका 55 है। मतलब कि हम लोग इसका और रिसर्च कर रहे हैं कि डायबिटिक लोग भी इसको खा सकते हैं और इसका चावल करीब 100 रुपया किलो मिनिमम है, 100 से ले 150 रुपया किलो तक। तो ये तो डॉक्टर साहब जो काला नमक है हाँ, वो तो किसी खास तरीके की मिट्टी में ही होगा? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। आप हम लोग तो मिट्टी में, जैसे अभी हम अपने खेतों में सरसों की खली देते हैं, जैसे सिद्धार्थ नगर ही माना जाता था कि तो सिद्धार्थ नगर में भी हमारे प्रयोग चल रहे हैं जी, और वहाँ पर भी उसको उगाते हैं। सिद्धार्थ नगर में उगाने की खासियत एक ये है कि वहाँ जब पकता है, जब धान जो है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू गोरखपुर या वाराणसी या रायपुर। हम लोगों ने कई जगह उसको टेस्ट किया। खुशबू यहाँ भी रहती है, लेकिन जो सिद्धार्थ नगर में जो खुशबू है उसकी वो थोड़ी ज़्यादा होती है जी। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि काला नमक सिद्धार्थ नगर का बढ़िया होता है जी। लेकिन वो लोकेशन का भी इफेक्ट है जी। यदि जब फ्लावरिंग होती है और जब पकता है वो, तो उसमें बहुत सारे वोलाटाइल फैटी एसिड होता है, तो वो जब ठंडक होता है तो उसमें वो इवापोरेट नहीं करता है, वो फिर वो चावल में बना रहता है जी। और बाकी जगह यदि वो थोड़ा टेम्परेचर हाई हुआ, 25 डिग्री से हाई हो गया, तो वो मतलब उड़ जाता है वायुमंडल में। तो जैसे कि आप देहरादून की बासमती कहते हैं, तो वहाँ की बासमती में खुशबू ज़्यादा होती है क्योंकि वो थोड़ा हायर एलिवेशन पे है, तो उसकी जो बायोसिंथेसिस होती है एरोमा की, वो कोल्ड टेम्परेचर में थोड़ा बढ़िया होती है और वो उड़ती नहीं है वायुमंडल में। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वहाँ की काला नमक, हालांकि वैरायटीज़ का भी फ़र्क होता है। पहले की जो किस्में थी जो लंबी ऊंची होती थी, तो उनकी उपज जो है वो 8 क्विंटल से 10 क्विंटल पर एकड़ में होती थी जी। अभी ये किस्में हैं किसानों को करीब 18 क्विंटल तक की उपज मिली, मतलब डबल उपज मिली है। और यदि हम इसको 100 रुपये किलो चावल बेचें तो आप 1 लाख से ज़्यादा रुपया 1 एकड़ में कमा सकते हैं। 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन होता है? 1 एकड़ में जैसे 18 क्विंटल हुआ धान और 18 क्विंटल का करीब 12 क्विंटल जो है चावल होगा और 100 रुपये के हिसाब से बेचें तो 1,20,000 होगा। और अभी हम लोग जब एक्सपोर्ट में कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं, अभी भारत सरकार ने अलाउ कर दिया है करीब 50,000 क्विंटल चावल जो है विभिन्न देश है, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, इनमें एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि काला नमक भी एक्सपोर्ट हो। जैसे बासमती तो एक्सपोर्ट होता है, उसकी प्राइस ज़्यादा मिलती है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि काला नमक भी जो है इसमें एक वैरायटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा, FPO बनाना पड़ेगा, 1,000 से लेकर के 10,000 कुंटल चावल पैदा करना पड़ेगा।
तो वो अब प्रोसेस में हम लोग हैं कि कैसे किसानों का संगठन बना करके हम लोग कम से कम 1000 क्विंटल चावल मतलब एक क्षेत्र से पैदा करें। 10,000 क्विंटल तक हम लोगों का टारगेट है, और जब इतना बड़े क्वांटिटी में होगा तो एक कंटेनर जो कम से कम 1000 क्विंटल जो का होता है तो उसमें हम लोग भेज सकें बाहर। ये जिस काला नमक की आप बात कर रहे हैं वो काला नमक क्या महाराजगंज में भी हाँ लग रहा है, लगा रहे ये हैं? 11 जिलों के लिए इसका जीआई मतलब कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है जी। बाराबंकी से लेकर के सिद्धार्थनगर और ये कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, ये सारे क्षेत्र में जो है 11 जिलों में इसको भौगोलिक सूचना मिला हुआ। तो इसकी देख रेख जैसे किसान अब इस समय तो धान किसान रोप चुका है, लगा चुका है, तो मान लीजिए जिसने ये आपका काला नमक लगाया होगा तो उसकी सिंचाई कितनी बार करनी पड़ेगी? देखिए ये तो मतलब थोड़ी लंबी मतलब ड्यूरेशन की प्रजाति है जी। तो यदि नीची जमीन है तो उसमें पानी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन यदि मीडियम लैंड है या ऊंची जमीन है जहाँ की पानी ड्रेनेज हो जाता है, बह जाता है, तो अभी 20 दिन तक सूखा पड़ा था तो उस केस में आपको पानी देना पड़ेगा। लेकिन जनरली क्या है कि वर्षा काल में ही जो है इसके जल की आपूर्ति हो जाती है। तो यदि आप नीची ज़मीन में है तो कोई पानी नहीं देना पड़ेगा। यदि आप ऊंची ज़मीन में है तो जैसे सूखा पड़ता है या बारिश कम होती है तो करीब 10 दिन के बाद जो है एक हल्की सिंचाई अवश्य करते हैं। पानी मतलब कितनी सिंचाई इसको करनी होती होगी? देखिए ऐसा है, जब बारिश नहीं होती है तो 2-3 सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। बारिश होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और बीच बीच में जैसे ये खरपतवार है, हाँ खरपतवार के लिए जो है इस समय किसान भाई हमारे सुन रहे हैं, खरपतवार खुद निकालना होगा जी। और नहीं तो जैसे नामिनी गोल्ड है, बिस्फायरिक सोडियम, उसका स्प्रे करना पड़ेगा। 100 ml पर एकड़ के हिसाब से होता है, उसका छिड़काव करना पड़ेगा। कोई रोग भी लगता है इसमें? हाँ रोग जो है बहुत कम लगता है। अभी जो हम लोग नई किस्में किए हैं, एक रोग हम लोगों ने देखा है वो फॉल्स स्मट, हरदा रोग बोलते हैं वो, और उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी प्रजातियों का हम लोग चयन करें जिससे कि हरदा रोग कम लगता हो। लेकिन जिन क्षेत्रों में ये रोग लगता है उसके लिए एक टिल्ट दवा है प्रोपिकोनाजोल, उसका 1 ml पर लीटर के हिसाब से उसको 2 बार स्प्रे करना पड़ता है। एक जब वो गाभा में होता है और एक उसके 15 दिन बाद, और उसका प्रकोप कम हो जाता है। तो आपने एक तो सांबा प्रजाति बताई, हाँ सांबा सबोन हमने बताया, सांबा सबोन। दूसरा ये काला नमक, बौना काला नमक KN2 जी। और इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ों में जैसे धान की सीधी बुआई। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्या होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई और खेत में पानी नहीं है, विशेषकर बहुत सारे किसान जो हमारे वर्षा आधारित खेती करते हैं, जिनके पास सिंचाई का साधन है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वर्षा आधारित खेती करते हैं उनके लिए हम लोग सीधी बुआई कर रहे हैं। आप जैसे गेहूं बोते हैं वैसे ही धान भी बोइए। यह है कि धान बोने के तुरंत बाद यदि खेत में नमी है तो एक दवा आती है पेंडिमिथिलिन, उसका आप स्प्रे कर देंगे तो 90% खरपतवार जो है कम हो जाएगा। तो इसके सीधा बुआई का मतलब आप जैसे गेहूं बोते हैं वैसे ही धान भी बो। हाँ तो रोपाई करीब इसमें 4,000 से लेकर के 6,000 रुपया प्रति एकड़ जो है इसमें बचत हो जाती है, क्योंकि रोपाई करने के लिए जो लेबर लगता है अभी उनका रेट 3,000 रुपये एकड़ हो गया है, तो उसकी बचत हो जाती है। फिर नर्सरी में जो हम उगाते हैं या पानी देते हैं उसकी बचत हो जाती है। तो कम से कम 4,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये प्रति एकड़ जो आपकी बचत हो जाती है। यह है कि उसकी तकनीक जो है आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी बुआई में खरपतवार ज़्यादा होता है, तो खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 2-3 दवाइयाँ हैं। बिस्फायरिक सोडियम तो पहले भी करते थे जो रोपाई वाले में है, लेकिन एक एडिशनल जो हमारा केमिकल है पेंडिमिथिलिन, और बहुत महंगा नहीं है, 350 रुपया प्रति लीटर है, करीब 1,000 रुपया जो है खर्च आएगा। उसको आप स्प्रे कर दें तो आपका कंट्रोल हो जाएगा।
जी। तो उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें सीधी बुआई करने से आपको मतलब बारिश पे आधारित खेती कर सकते हैं आप। आपको यदि सिंचाई का साधन नहीं है, लेवा लगाने के लिए उतना पानी नहीं है, तो वर्षा का जो पानी है उसी से खेती हो जाएगी जी। और अभी हम लोग कुछ ऐसी जातियों का चुनाव कर रहे हैं जो कि सूखा बर्दाश्त करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम उसको झारखंड में भी काम कर रहे हैं और ज़िलों में भी। हमने नाबार्ड के सहयोग से इसको करीब 14 गांवों में 114 किसानों के यहाँ 100 एकड़ में इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ये आपने जो धान की प्रजातियां बताई, तो गोरखपुर या आसपास ये कितने एरिया में किसान इसको लगा रहे होंगे? देखिए, ऐसा है कि बाज़ार में बहुत सारी किस्में हैं जी। और अभी तो पिछले वर्ष मतलब इसी वर्ष जो है मई जून में कृषि विभाग ने फ्री में बीज दिया जी। इतना बीज आया था। वैसे चुनाव का वर्ष था इसलिए उसको भी तो किसानों को फ्री में बीज दिया गया। तो इतनी सारी वैरायटी और हर किसान का क्या है कि जो वैरायटीज़ का सिलेक्शन है वो दो चीज़ों के लिए करता है। या तो वो बेचने के लिए करता है, सरकारी जो खरीद होती है, या फिर अपने खाने के लिए करता है। तो सरकारी खरीद में जो मोटा धान है जैसे कि सरजू 52 है या स्वर्णा वैरायटी MTU 7029, ये सरकार ज़्यादा करी थी क्योंकि उसमें जो चावल है वो 66% 2/3 बनता है। तो सरकार उन वैरायटीज़ को ही खरीदती है, हालांकि और भी वैरायटीज़ खरीदती है वो, लेकिन मोटे धान को ज़्यादा खरीदती है। और किसान क्या है कि अपने खाने के लिए वो संभा मसूरी खाता है क्योंकि वो मोटा चावल नहीं खाता है। वो यहाँ तक कि आपको जो PDS में जो मिलता है वो बेच देता है और संभा खरीद के खाता है जी। तो उसका जो अब पहले क्या था कि हम लोग चावल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। अब हम 22 मिलियन टन चावल भी करीब 150 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब किसान का जो टेस्ट है वो थोड़ा बदल गया है और वो संभा खाता है। एक बात और कहूँगा कि जैसे आपका एक बड़ा लंबा तजुर्बा है और पूर्वांचल से आप गोरखपुर की मिट्टी से जुड़े भी हैं, तो जो पूर्वांचल का जो किसान है उसकी खेती में कितना बदलाव आया है? देखिए, या अभी भी वो पुराने ट्रेडिशनल खेती से ही चिपका हुआ है? ऐसा है कि यदि इसको मार्केट मिल जाए जी। अभी देखिए किसानों का जो आंदोलन था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, तो क्या होता है कि किसान का सारा धान जो बिकता नहीं है, सरकार नहीं खरीदती है। जो उनका टारगेट होता है कि उत्तर प्रदेश में हमको 50 लाख टन या अब तो बढ़ कर के धीरे धीरे 80 लाख टन तक हो गया है, तो सरकार उतनी ही खरीदती है। बाकी तो उसको अपने गांव का जो बनिया होता है उसके थ्रू बेचना पड़ता है। और जो बनिया है वो बहुत अच्छा रेट तो नहीं देता है, जो MSP है उससे भी कम रेट देता है। अब जैसे जो संभा मसूरी है उसका रेट तो अच्छा मिल जाता है। ये हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई, तो क्या किसानों को मार्केट दिलाने के लिए तकनीक उसमें सहायक नहीं बन रही है? अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, पंजाब और हरियाणा में बड़े किसान हैं, तो वो करीब 100 क्विंटल 50 क्विंटल इतना धान देते हैं। और उनका जो किसानों का ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े किसान हैं वो भी राजनीति में हैं, तो उनका चावल तो खरीद लेते हैं लोग। और अब देखिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS में, वो पंजाब हरियाणा का ही चावल खरीद करके और फिर बांटा जाता है। हम लोगों का अभी उतना नहीं है, लेकिन सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर प्रदेश का एक टारगेट हो। और जैसे उड़ीसा का है, बिहार का है, तो उनके किसानों को भी बेनिफिट मिले, तो अपने यहाँ किसानों का वो प्रोडक्शन खरीद करके और फिर अपने PDS में बांटें। यदि उनकी कमी होती है तो वो सेंट्रल पूल से मंगा लें। ये चीज़ नहीं हो रही है। और
पंजाब के किसान हावी हैं। आपने देखा होगा पिछले साल उन्होंने आंदोलन भी किया था। तो उनका जो है, जो हमारा सेंट्रल पूल है, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ के किसानों का, बिहार का, हमारा का किसान अभी भी पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा तो नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना कि पॉलिटिकल विल यहाँ के लोगों के या राजनीतिज्ञों में नहीं है। अभी तो खरीद हो रही है, लेकिन उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मिडिल मैन जो है, वो गांव का जो बनिया है, हमसे 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल मार्जिन लेकर के और सरकार को सप्लाई कर देता है। आपने अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, आपने अभी बाहर चर्चा की कि आप धान के साथ साथ गेहूं, हाँ, और सब्जी में लौकी की चर्चा लौकी की भी है। देखिए, गेहूं में एक समस्या है कि जो पुरानी वैरायटी है, जैसे 2967 बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, अभी करण वंदना हो रही है। तो वैरायटीज़ में क्या होता है, मार्च के महीने में जब बारिश हो जाती है और हवा चल जाती है तो गिर जाता है। और आजकल कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है। तो हमने देखा कि किसानों के यहाँ जो है एक लॉजिंग, हमारे फार्म पर भी समस्या हो जाती है। तो हम सीमिट जो मैक्सिको में है, उसके कोलैबोरेशन से वहाँ से हम किस्में मंगाते हैं और ऐसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं जो गिरे नहीं। तो उनका हम 2-2 किलो अभी अक्टूबर में जब हम धान दिवस मनाएंगे तो हम फ्री में बीज देते हैं कि आप इन वैरायटीज़ को, और ये हमारा सिलेक्शन चल रहा है कई सालों से, करीब 5-7 सालों से। और जो नई किस्में हैं, एक कैरेक्टर है कि वो गिरे नहीं, लेकिन उपज भी ज़्यादा होनी चाहिए। यदि उपज नहीं हो रही है तो किसान नहीं ग्रो करेगा। 2967 या करण वंदना जो है, आजकल एक यील्ड लेवल हो गया है कि उससे कम वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो हमको यील्ड भी चाहिए, और दूसरा ये है कि वो वैरायटी गिरे नहीं, मतलब हवा यदि आए या वर्षा हो जाए। और तीसरा एक फैक्टर हो गया करनाल बंट का। जब बारिश होती है मार्च के महीने में, तो जो गेहूं का जो बीज है, उसमें एक फंगल इन्फेक्शन होता है, करनाल बंट। और यदि वो 5% या 1% भी होता है, तो जब आप रोटी बनाते हैं तो उसमें स्मेल आती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत सारी वैरायटी जैसे 2967 है, उसमें करनाल बंट आता है, और आप फिर उसकी रोटी नहीं खाएंगे। सरकार को तो दे देते हैं, फिर उनके यहाँ जो मशीनें हैं उसमें वो कलर शार्टर होता है, तो एक एक दाना वो पहले धुलाई करते हैं, फिर वो जो कलर शार्टर है उसे निकाल देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग एज ए प्लांट ब्रीडर, एज ए व्हीट ब्रीडर, राइस ब्रीडर, ये कोशिश करते हैं कि भविष्य में हम ऐसी किस्में दें जिसमें कि बीमारी नहीं लगे। लेकिन फिर वो उपज से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उपज उतनी होनी चाहिए, और हमने कई सारी वैरायटी सेलेक्ट किया है, लेकिन उनकी उपज जो है वो करण वंदना और उससे कम है, तो वो किसान एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेन टारगेट जो है वो यील्ड है। वैसे तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं दवाई दे करके, जो प्रोपिकोनाजोल है उसका स्प्रे कर दीजिए तो वो कंट्रोल भी हो जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो किसान को दिखाई नहीं देता है। जैसे रस्ट है, रतुआ जो रोग कहते हैं, वो दिखाई देता है कि हाँ इसमें पत्तियों में आ गया। लेकिन ये चीज़ जो है, जब गेहूं कट जाएगा, बीज आ जाएगा, तब उनको दिखाई देगा जी। तो जैसे हम बीज का उत्पादन करते हैं तो उसमें हम स्प्रे कर देते हैं दवा का, चाहे वो बीमारी आवे या ना आवे। अब जी जो बात आ रही है, बीच में कई एक्सपर्ट आए, क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला है कि जो हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो वो अब प्राकृतिक की भी बात होगी कि ऑर्गेनिक। हाँ, ऐसा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं पिछले 8 साल से जी। और उसमें हम सरसों की खली और नीम की खली देते हैं, और अजोला है, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी है, या ढैंचा है। ढैंचा भी उसमें देते हैं, क्योंकि हम उसमें यूरिया या DAP का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ढैंचे में गोबर की खाद देते हैं, फिर उसको खेत में मिला देते हैं, और सरसों की खली और नीम की खली देते हैं, जिससे कि बीमारी कम हो और पौधे को जो उसका न्यूट्रिशन है वो भी मिले। तो वैसे आजकल प्राकृतिक खेती चल रही है, जो कि गाय आधारित है। गाय का मूत्र है या जीवामृत है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अब देसी गाय कोई नहीं पालता गाँव में,
आप जाइए तो देखिए, या तो भैंस दूध के लिए पालता है, जानवर तो ख़त्म हो गया है। और गाय भी यदि वो पालेगा तो जर्सी करेगा, तो जर्सी जो कि ज़्यादा दूध देती है, 10 लीटर 15 लीटर। तो गोबर तो है उसके पास, लेकिन देसी गाय का गोबर नहीं है। तो ये दोनों के गोबर में भी हाँ, उसकी गुणवत्ता में अंतर है? गुणवत्ता में फ़र्क होता है। अच्छा। जो हमारी देसी गाय है उसके जो गोबर में हमें कहते हैं कि जैसे गंगा का जो पानी होता है इसमें बैक्टीरियोफाज होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसीलिए गंगा का पानी, गंगा नदी का पानी यदि आप रखेंगे कीड़े नहीं लगते तो वो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। वैसे ही जो हमारी देसी गाय है उसके गोबर में, जब मैं कटक में डायरेक्टर था तो हमारे एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर मुखोपाध्याय, उन्होंने अनुसंधान किया था कि गाय के जो देसी गाय का गोबर है उसमें भी उन्होंने जो काली गाय का गोबर था देखा कि उसमें बैक्टीरियोफाज होता है, और ये बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को किल करता है। ये चीज़ जो हमारी जर्सी गाय है, जो विदेशी गाय है, उसमें नहीं होता है। तो इसीलिए प्राकृतिक खेती में वो कहते हैं कि आप देसी गाय रखिए। जैसे साहिवाल है, हरियाणा है, गिर है, ये भी देसी गाय हैं, और इनके जो गोबर की क्वालिटी है वो जो जर्सी गाय है उससे बेहतर है। इसमें बैक्टीरियोफाज और जो सॉइल इनरिचिंग बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़िया। लेकिन क्या है कि देखिए, मैं तो गवर्नर में रहता हूँ, वहाँ भी पैकेट का दूध आ गया है, क्योंकि जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है, अब कोई जानवर नहीं पालना चाहता। जानवर पालने में दिक्कत है कि एक आदमी आपको उसके लिए परमानेंटली रखना पड़ेगा। पहले किसान की पहचान जानवर से होती थी। अभी भी गाय है। अभी भी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा, पंजाब, तो उनकी जो औरतें हैं, जाट औरतें हैं, उनको जो दूध देने वाला जानवर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दूध पैदा करें और बच्चों को खिलाएं। हमारे यहाँ की औरतें करती ही नहीं हैं। तो यादव लोग हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी जो दूसरे लोग हैं, अब जैसे शेड्यूल कास्ट वगैरह है तो वो बकरी पाल लेता है। बकरी पालने में उसको मतलब जल्दी पैसा मिल जाता है, उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। अभी हमने देखा कि कुछ लोग गाय पालना शुरू कर दिए, क्योंकि जो दूध की डिमांड है तो वो गाय पाल करके वो पैसा कमा लेते हैं। लेकिन जो उच्च जातियां हैं, भाऊ साहब हैं, चाहे उसके लिए आपको नौकर रखना पड़े, खुद तो करेंगे नहीं, ब्राह्मण है, वो लोग जो है अब जानवर नहीं पाल रहे हैं। वो मार्केट से ला करके जो है वो दूध ले लेंगे। दूध की क्वालिटी तो सब हाँ, तो ये समस्या है कि आपने चर्चा की लौकी की। हाँ, और आपने अभी बताया कि अभी एक हम नरेंद्र शिवानी का बीज पैदा किए, जो कि 6 फीट की लौकी होती है। 6 फीट की लौकी होती है, उसको मचान पे डालना पड़ता है, और उसका बीज हम बांट रहे हैं फ्री में। अच्छा। और लोगों को भेज भी देते हैं जो मंगाता है जी। अभी हमने उसको रांची भेजा है, और भी जहाँ से उसकी डिमांड आती है। और अभी उसमें हमने एक नया अनुसंधान कर रहे हैं कि पेड़ पे चढ़ा रहे हैं। एक आदमी ने पेड़ पे चढ़ाया था और खूब लौकी हुई उसकी। तो हमने कहा ये 6 फीट की होती है। हाँ, लेकिन उसकी टेस्ट में या खाने में देखिए ऐसा है कि छोटा जब रहता है तो उसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। अच्छा। और अब तो इतनी जनसंख्या हो रही है कि 6 फीट की लौकी भी शादी ब्याह और ऐसे काम काट करके मोहल्ले में बंटवा दीजिए आप। तो मार्केट में जब हम ले जाते हैं तो एक छोटे साइज़ की लौकी होती है, तो उसको पैकेजिंग करने में आसानी होती है। लेकिन गांव में तो हमारे यहाँ होता है और हम काट करके 4-5 एक डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल, चूँकि आमतौर पे हम लोग सब्जी खरीदते हैं, हमसे अभी किसी किसान भाई ने चर्चा की थी कि ये लौकी में भी क्या इंजेक्शन लगाते हैं? देखिए आजकल तो अब हम लोग फेसबुक पे देखते हैं, लौकी है, तोरई है, किसमें लोग इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा कर देते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन का दूध जो देते हैं उसको भी जानवरों को लगा देते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन तो ज़्यादा ही दूध देते हैं। अब ये क्या करिएगा कि किसान उसके चक्कर में, मैं हैदराबाद में था तो ये देखा कि वो बैगन अपने खाने के लिए तो स्प्रे नहीं करेगा, लेकिन जो मार्केट में उसमें कीड़े बहुत लगते हैं, तो आज वो स्प्रे करेगा और मार्केट में जाके सप्लाई कर देगा। तो हम ये कहते हैं कि जो शहर का किसान है, जो पैदा नहीं कर रहा है सब्जी या उत्पादन नहीं कर रहा है, वो गांव के किसान को जोड़े।
जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, इसमें कोई दवा नहीं डालते हैं, वो उससे लिंक करें और वो सीधे सप्लाई करें, तो आपको शुद्ध जो है सब्जी मिलेगी। और कम से कम एक किसान को और एक शहर के आदमी को जब लिंक कर दें, तो उसका जो चावल होगा, उसका जो गेहूं होगा या सब्जी होगी, दूध होगा, वो उसको एक मार्केट मिल जाएगा। तो किसान का भी फ़ायदा होगा, उसको दर दर जाके नहीं बेचना पड़ेगा। अभी देखिए सुबह जो है यहाँ जो गांव है बगल में, जो बनटंगिया है, वहाँ से सब्जी आती है। और अब वो क्या करते हैं हमको तो पता नहीं है, लेकिन सुबह सुबह आपके मोहल्ले में आ जाते हैं, देते हैं। तो यदि हमको पता है कि फलाने किसान के यहाँ से आया है और उसका सब्जी है, तो वो तुरंत खरीद लेंगे। लेकिन जो मार्केट में सब्जी है, उसमें कितना स्प्रेइंग किया है उन्होंने पेस्टिसाइड का। और बैगन तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैगन में इतने कीड़े होते हैं कि यदि आप पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो आप नहीं खा सकते हैं। तो लिंक करें यदि किसान को और अर्बन कंज्यूमर को ग्रामीण क्षेत्रों से, तो आपको शुद्ध चीज़ मिलेगी, शुद्ध दूध मिलेगा। और चावल और गेहूं भी जो हम ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में किसानों को प्रॉफिट इसलिए नहीं मिलता है कि उनके खरीदने वाले नहीं हैं। मार्केट में प्राइस जो है उसकी वही मिलेगी जो बाकी गेहूं है, तो इसलिए सोचता है कि हम क्यों जो है ऑर्गेनिक पैदा करें। तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन हम फेसबुक पे भी लिखते रहते हैं कि एक किसान जो है, यदि एक या मोहल्ले में दो चार लोग हैं, उनको लिंक करें, वो भी उनके साथ देखें कि भाई कैसे उत्पादन कर रहा है, ये पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा है, तो ये भविष्य में जो है एक लिंकेज होगा और दोनों का फ़ायदा होगा इससे। डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। किसानों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, आजकल क्या है कि नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। अभी हर ज़िले में करीब पूरे भारतवर्ष में 750 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी नई जानकारियां हैं कृषि के संबंधित, वो आती रहती हैं। हमने तो अपना एक अनुसंधान केंद्र खोला है, लेकिन ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ज़िले में जो भी अच्छी चीज़ होती है, जो नई तकनीक होती है, उसकी जानकारी वो किसानों को देते हैं। और वो कांटेक्ट करते हैं कि मतलब उनका मोबाइल नंबर है, कोई समस्या है तो उनके यहाँ जो वैज्ञानिक है उसका निदान करते हैं। तो उससे जुड़े रहें। और जो वैज्ञानिक हैं हर क्षेत्र के, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास हॉर्टिकल्चर का सवाल आता है, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, वो डॉक्टर SV सिंह है वहाँ KVK बेली फार्म में, वो जानते हैं, उनका नंबर मैं दे देता हूँ, उससे आप बात कर लीजिए। जी जी जी। तो ये एरा जो है वो नॉलेज एम्पावरमेंट का है। हर आदमी हर चीज़ नहीं जान सकता। बिल्कुल। तो जो चीज़ उसका जो वैज्ञानिक, जैसे हार्ट का इस डॉक्टर है, वो डायबिटीज़ इंडोक्रिनोलॉजी का नहीं जानेगा। तो हर चीज़ के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। इसी तरीके से अब इतने अनुसंधान हो रहे हैं कि आप हर चीज़ नहीं जान सकते हैं। तो उसके जो स्पेशलाइज्ड हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, या मतलब अन्य जो इंस्टीट्यूट है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी है और पूसा इंस्टीट्यूट है, पंतनगर है, बहुत सारी जगह हैं, तो उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें और नई नई जानकारियाँ उनसे लेते रहें। किसान मेला में जाएं, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। तो बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, आपने किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी। और हम गेहूं के समय में भी एक बार आपसे संपर्क करेंगे और आपको बुलाएंगे, और आपके जो नए रिसर्चेज होंगे, जो नई चीज़ किसानों के हित में आएगी, उसको भी समय समय पे हम आपके अभी तो हम यही कहेंगे कि देखिए, अब समय है एक FPO बनाने का। जी। अकेले किसान, कहते हैं ना कि वो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जी। तो किसान मिल करके यदि कोई चीज़ बनाएंगे, जैसे काला नमक है या संभा मसूरी है, संभा सबोन है, तो वो मार्केट से उसको हम लिंक करेंगे। यदि हमको 1000 कुंटल काला नमक पैदा करना है, तो एक किसान तो नहीं कर पाएगा, 10 लोग 20 लोग मिलेंगे। फिर उसको हम जो राइस मिल है उससे लिंक करेंगे, राइस मिल को एक्सपोर्ट से लिंक करेंगे, पीड़ा से लिंक, तब जा करके हमको ज़्यादा प्रॉफिट। जी जी। तो आज आपने डॉक्टर बैजनाथ सिंह जी से
किसान भाइयों, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। अगले हफ्ते हम फिर ऋषि कृषि श्रृंखला में किसी एक और नई शख्सियत को लेकर के सामने आएंगे। तब तक आप सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।